नमस्ते छात्रों। रीजनल ज्योग्राफी और हिस्ट्री के हमारे आज के इस एक्सप्लेनर सेशन में सभी का स्वागत है। आज का हमारा लक्ष्य बहुत ही दिलचस्प है। आज हम उस बिंदु का विश्लेषण करेंगे जहां भौतिक स्थलाकृति, ऐतिहासिक संघर्ष और डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग यानी जनसांख्यिकीय हेरफेर आपस में टकराते हैं। इन्हीं सब ने मिलकर आधुनिक मंगोलिया को आकार दिया है। यह एक ऐसा विषय है जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि किसी देश की पहचान असल में बनती कैसे है। तो चलिए फटाफट आज के इस कोर्स सिलेबस पर एक नज़र डालते हैं। इसमें हम मंगोलिया के डेमोग्राफिक रहस्य से शुरुआत करेंगे, उसके बाद भौगोलिक और जलवायु संबंधी बाधाओं को समझेंगे, 18वीं सदी के नरसंहार पर चर्चा करेंगे, विचारधारा और जनसंख्या की गिरावट को देखेंगे और अंत में सोवियत प्रभाव और उनकी नीतियों का विश्लेषण करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, मंगोलिया का डेमोग्राफिक रहस्य। इस विशाल राष्ट्र की मूल भौगोलिक विसंगति को समझना बहुत जरूरी है। अब इस आंकड़े को देखिए, 99.7%। मंगोलिया दुनिया का 18वां सबसे बड़ा देश है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस विशाल भूभाग का 99.7% हिस्सा पूरी तरह से वीरान और खाली पड़ा है। जरा सोचिए, रहने योग्य क्षेत्र की जनसंख्या का घनत्व अगर देखें तो देश की पूरी 100% आबादी 0.03% जमीन के एक बहुत ही छोटे से हिस्से में सिमटी हुई है। ऐसा क्यों है? इसे समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, भौगोलिक और जलवायु संबंधी बाधाएं। यहाँ हमें ध्रुवीय क्षेत्र की कठोर वास्तविकताओं पर ध्यान देना होगा। ये तुलना बहुत कुछ साफ कर देती है। एक तरफ हमारे पास विशाल वीरान भूभाग है जहां तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। जमीन हमेशा बर्फ की मोटी चादर से ढकी रहती है और मिट्टी एकदम खारी और पथरीली है। वहीं दूसरी तरफ उलानबटोर घाटी का एक छोटा सा संरक्षित माइक्रोक्लाइमेट है। यहाँ का औसत तापमान -2.9 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो पहाड़ों से सुरक्षित है और जहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जलवायु और भूगोल ने मानव बस्तियों को इसी छोटे से रहने योग्य क्षेत्र तक सीमित कर दिया है। इस घाटी के रहस्य को समझने के लिए हमें ओरोग्राफिक रेनफॉल को समझना होगा। मंगोलिया के उत्तर और पश्चिम में मौजूद ख्वेसगुल, खांगाई और खेंती पर्वत श्रृंखलाएं असल में एक विशाल प्राकृतिक दीवार का काम करती हैं। ये पहाड़ न केवल चरम ध्रुवीय मौसम और ठंडी हवाओं को उलानबतोर घाटी तक पहुंचने से रोकते हैं, बल्कि ये बारिश लाने वाले बादलों को भी रोक लेते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि इस घाटी में 300 से 400 मिलीमीटर की बारिश होती है, जो पहाड़ों से खनिजों से भरपूर मिट्टी को बहाकर घाटी में ले आती है। बस यही वो एकमात्र उपजाऊ जमीन है जहां इंसान बस सकते हैं। लेकिन छात्रों, यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। क्या केवल मिट्टी और मौसम ही इस विशाल खालीपन की पूरी कहानी बयां करते हैं? क्या इस डेमोग्राफिक असमानता के पीछे सिर्फ और सिर्फ भूगोल है? जवाब है नहीं। और यहीं से हम आते हैं सेक्शन 3 पर, 18वीं सदी का नरसंहार। चलिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं और वर्ष 1687 के जुंगार राजवंश की ओर चलते हैं। ये आंकड़ा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। किंग राजवंश ने आक्रमण किया और एक ही क्रूर युद्ध में मंगोलिया की 80% आबादी का सफाया कर दिया। 10 लाख लोगों में से 8 लाख लोग मारे गए। केवल 20% यानी 2 लाख लोग ही बच पाए। युद्ध और हिंसा ने 18वीं शताब्दी के दौरान इस क्षेत्र की आबादी को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, विचारधारा और जनसंख्या में गिरावट। हमें यह देखना होगा कि इस बचे हुए समाज पर बदलते धार्मिक परिदृश्य और विचारधाराओं का क्या प्रभाव पड़ा। इस ऐतिहासिक टाइमलाइन पर नजर डालें तो हम विचारधाराओं के बदलते दौर को देख सकते हैं। शांतिपूर्ण बौद्ध धर्म के आगमन से लेकर विनाशकारी युद्धों तक और फिर 20वीं सदी के विदेशी भू राजनीतिक हस्तक्षेप तक। एक बहुत ही दिलचस्प पहलू यह है कि बौद्ध धर्म के उदय और प्रसार का विवाह और जन्म दर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। हालात ऐसे हो गए कि हर 3 मंगोलियन पुरुषों में से एक पुरुष अविवाहित भिक्षु बन गया। जरा सोचिए, एक ऐसी आबादी जो युद्ध के कारण पहले ही नाम मात्र की रह गई थी, उसमें इस धार्मिक बदलाव ने जनसंख्या वृद्धि को पूरी तरह से रोक दिया। राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि बिल्कुल ठप पड़ गई। आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की ओर, सोवियत प्रभाव और नीतियां। यहाँ से हम 20वीं सदी में प्रवेश करते हैं और यूएसएसआर द्वारा किए गए डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग को समझते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है
कि 1921 में सोवियत संघ ने किंग राजवंश को उखाड़ फेंकने में जो मदद की, उसका मुख्य उद्देश्य वहां एक कठपुतली सरकार स्थापित करना था। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ अपनी औद्योगिक क्रांति के चरम पर था और उसे मंगोलिया से सस्ते औद्योगिक श्रम की एक बहुत बड़ी आपूर्ति चाहिए थी। इस औद्योगिक कार्यबल को बढ़ाने के लिए सोवियत शासन ने जन्म दर बढ़ाने वाले बहुत ही आक्रामक प्रोत्साहन लागू किए। मैटरनल ग्लोरी के नाम से नकद फंड, सरकार की तरफ से मुफ्त घर, माताओं को साल में 2 बार पूरी तरह से मुफ्त छुट्टियां। और सबसे हैरान करने वाला कदम क्या था? सरकार ने उन नागरिकों पर सीधा टैक्स लगाना शुरू कर दिया जो अविवाहित थे या जिनके बच्चे नहीं थे। ये सब इसलिए किया गया ताकि नागरिक बच्चे पैदा करें और सोवियत संघ को औद्योगिक श्रम की निर्बाध आपूर्ति मिलती रहे। इस सोवियत प्रभाव का एक स्पष्ट दोहरा चरित्र था। एक तरफ तो उन्होंने स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार किया, जिससे शिशु मृत्यु दर कम हुई और जन्म दर बढ़ी। लेकिन दूसरी तरफ जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में शासन ने 1000 से अधिक मठों को नष्ट कर दिया और हजारों बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला। उनका सीधा सा लक्ष्य उस आबादी को खत्म करना था जो प्रजनन नहीं कर रही थी और जो उनके वैचारिक या औद्योगिक लक्ष्यों के खिलाफ थी। तो अगर हम इस सोवियत रणनीति को सारांशित करें तो ये 4 कदम सामने आते हैं। मात्र कर्तव्य का नैरेटिव फैलाना, अत्यधिक प्रोनेटल प्रोत्साहन और टैक्स लागू करना, वैचारिक विपक्ष को कुचलना और अपने लाभ के लिए औद्योगिक श्रम निकालना। इन सोवियत औद्योगिक श्रम जनादेशों ने आधुनिक समाज पर बहुत गहरे और दीर्घकालिक आर्थिक परिणाम छोड़े हैं। अंततः 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ। इसके साथ ही सोवियत भू-राजनीतिक प्रभाव का भी अंत हुआ, जिसने मंगोलिया के ऊपर मंडरा रहे विदेशी आर्थिक और श्रम जनादेशों के एक लंबे युग को समाप्त कर दिया। इस भारी रूप से इंजीनियर किए गए समाज को आखिरकार थोड़ी राहत मिली। इस एक्सप्लेनर को समाप्त करते हुए हम इस सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहेंगे। हमने देखा कि कैसे उलान बटोर को बचाने वाले पहाड़ों जैसी अटल भौगोलिक शक्तियों ने और युद्ध, धर्म तथा सोवियत नीतियों जैसी बदलती विचारधाराओं ने मिलकर काम किया। ये सब कैसे स्थायी रूप से किसी राष्ट्र की पहचान बनाते हैं। इतिहास और भूगोल के इस संगम पर जरूर विचार करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में मिलते हैं।